जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्राइटवे के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, इसके पहले की जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर जिसे हम हड़प्पा के नाम से जानते हैं उसके बारे में काफ़ी सारे विषयों पर बात की। और जो परीक्षा उपयोगी है किसी भी एग्जाम के लिए, उन सारे तथ्यों को आपके सामने रखा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिंधु सभ्यता का एक दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण नगर जिसे हम लोग मोहनजोदड़ो कहते हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हो कि मैंने आपके सामने एक हेडिंग डाल रखी है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो ये कई सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, इसको मैं बहुत ट्रिकी तरीके से आपको समझाऊंगा और आपको बस कंसंट्रेशन बनाए रखना है चैनल पर। अगर आप नए हैं तो अपना जो स्नेह है, लाइक के स्वरूप आप उसको हमको प्रदान करते रहे, वीडियो को शेयर करते रहे। और वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कई सारे नामों से जाना जाता है। दोस्तों, ये जो मोहनजोदड़ो है इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। कभी भी आपसे पूछता है कि मृतकों का टीला के नाम से किस नगर को जाना जाता है, तो मृतकों का टीला ये कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। साथ ही साथ दोस्तों, इसे प्रेतों का टीला भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रेतों का टीला। तो चाहे आपके सामने आ जाए मृतकों का टीला या फिर प्रेतों का टीला। साथ ही साथ ये सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे सिंधु का बाग भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि सिंधु का बाग के नाम से अगर कभी भी आपसे कहता है कि किस नगर को सिंधु नदी का बाग कहा जाता है, तो वो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। इसे स्तूपों का टीला भी कहा जाता है। तो साथ ही साथ याद रखना है कि स्तूपों का टीला या स्तूप का टीला वो किस नगर को कहा जाएगा, तो दोस्तों ये मोहनजोदड़ो को कहा जाएगा। इन सारे तथ्यों को आप लोग अच्छे से नोट करते रहेंगे और सारे के सारे फैक्ट आप लोग एक कॉपी बनाकर उसमें इतिहास की जो पुरानी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है उन सारे के सारे वीडियो को देखते रहेंगे। आसानी के साथ बहुत ही इत्मीनान से पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। अब आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे जो है मृतकों का टीला कहते हैं, प्रेतों का टीला कहते हैं, सिंधु का बाग कहते हैं, स्तूपों का टीला कहते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि ये किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को। दूसरा तथ्य ये याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो नगर है इसकी अगर लोकेशन या स्थिति पूछी जाए कि ये नगर कहाँ पर स्थित है, तो इसकी जो स्थिति है दोस्तों वो पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? ये पाकिस्तान का एक स्थान है, एक स्थल है जिसकी खोज की गई है। पाकिस्तान में एक सिंध प्रांत है जिसे हम पंजाब कहते हैं। सिंध प्रांत पंजाब, ठीक है। पंजाब का जो सिंध प्रांत है, तो सिंध प्रांत पंजाब में इसको जो है इसकी खोज की गई है। और सिंध प्रांत पंजाब का एक जिला है जिसे हम लोग कहते हैं लरकाना। क्या कहते हैं? लरकाना जिले में। तो लरकाना जो जिला है, लरकाना बड़ा पुराना जिला है, आपको मालूम है, कई बार इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो लरकाना साहिब के नाम से भी इसको जाना जाता है। लरकाना से इस सभ्यता की या ये जो नगर है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज हुई। सबसे पहले इसके बारे में ये चीज याद रखिएगा कि स्थिति कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में कहां पर? तो सिंध प्रांत में। सिंध प्रांत में कहां? तो लरकाना। लरकाना कहां है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा साथियों कि ये जो नगर है यानी जो मोहनजोदड़ो है, ये हम कह सकते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो शीर्ष जनसंख्या वाला नगर था, यानी सबसे अच्छी जनसंख्या, शीर्ष जनसंख्या वाला नगर। यहाँ पर इस फैक्ट को भी आप लोगों को याद रखना है। माना ये जाता है कि लगभग 35 से 40 हजार लोगों की जो आबादी है ये उस समय वहां पर निवास करती थी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के समय में जैसे मुंबई है, जिसे हम कह सकते हैं भारत की आर्थिक राजधानी, इस तरह की जनसंख्या वहां पर रही है। या फिर यूपी जैसे आज जनसंख्या के मामले में सबसे आगे राज्य है, तो आपको याद रखना है कि ये भी अपने वक्त में शीर्ष जनसंख्या वाला राज्य था। इसके अलावा इन दो नगरों के बारे में यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में एक इतिहासकार हैं, इनका नाम है स्टुअर्ट पिगट। क्या नाम है? स्टुअर्ट
पिग्गट। तो पिग्गट नाम के इतिहासकार हैं, इन्होंने अपनी परिभाषा दी और उस परिभाषा में कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक विशाल साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा साम्राज्य हो और उसकी एक नहीं दो दो राजधानियां हो तो क्या कहा जाता है कि ये जो है एक विशाल साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इस नगर के बारे में आप ये ध्यान रखें कि बहुत ही कह सकते हैं कि विकसित नगर था ये अपनी सभ्यता का, यानी सिंधु सभ्यता का। अच्छा, इसके बारे में ये जो जनसंख्या यहाँ पर रहती थी, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं एक विस्तृत साम्राज्य की दो जुड़वा राजधानियां। तो जुड़वा राजधानियां किसके बारे में कहा गया है? जुड़वा राजधानियां दो नगरों को कहा गया है, जिसमें पहला नगर कौन सा है? पहला तो हड़प्पा है और दूसरा कौन सा है? मोहनजोदड़ो। इसके बाद देखिए, ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते थे, माना जाता है कि अधिकांश लोग जो थे वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। किस प्रजाति के? भूमध्य सागरीय। तो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे यहाँ पर, जितने भी लोग रहते थे, यानी सब बाहर से कह सकते हैं कि आए हुए लोग माने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो सभ्यता है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये नगर यानी मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित था। किस तट पर? बाएं किनारे पर। किस नदी के? सिंधु नदी के। तो ये जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। आगे देखें, जो जैसे मैंने पुराने नगरों के बारे में बताया कि हड़प्पा जो है वो दो भागों में बटा था, ऐसे ही ये नगर भी दो भागों में बटा था। एक तो था पूर्वी टीला और दूसरा था पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला होता था, पूर्वी टीले को नगर कहा जाता था। क्या कहते थे इसको? नगर कहा जाता था, ठीक है। जो पश्चिमी टीला था वो ज्यादा ऊंचाई पर स्थित था और पश्चिमी टीले के चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई थी और दो तरह की दीवारें थी। बाहर की जो दीवार है वो तो पक्की ईंटों की बनी थी, ठीक है। और यानी पूछा जाए आपसे कि पूर्वी टीला ज्यादा ऊंचान पर था या पश्चिमी, तो आप बताएंगे कि जो पश्चिमी टीला है वो ज्यादा ऊंचान पर था और जो पूर्वी टीला था वो ढलान पर था। जो पूर्वी टीला है उसे नगर कहा जाता था, जो पश्चिमी टीला है उसे क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था या उसे गढ़ी कहा जाता था। तो दुर्ग या गढ़ी। दूसरी बात, पश्चिमी टीला कैसा था? वो कवर्ड था, यानी उसके चारों तरफ क्या पाई गई? बाउंड्री पाई गई है, दीवार पाई गई है। यहाँ पर माना ये जाता है कि जितने भी वरिष्ठ व्यक्ति थे या सम्मानित व्यक्ति थे या जो प्रशासकीय व्यक्ति थे, उस जमाने के जो सामंत थे, जो राजा महाराजा थे, वो सब पश्चिमी टीले में निवास करते थे, जबकि पूर्वी टीले में रंगई बुधई और जो आम आदमी रहते थे, यानी एक आम जनसंख्या जो है वो निवास करती थी। जो पश्चिमी टीला है, यहीं से सभा भवन भी पाया गया है। क्या मिला है दोस्तों? तो सभा भवन मिला है। जैसे आज हम लोग क्या करते हैं कि मीटिंग होती है तो घर में थोड़ी ना रखते हैं, उसके लिए एक हॉल बुक करते हैं, एक बड़ा कमरा बुक करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहां से भी क्या हुआ है कि एक सभा भवन पाया गया है पश्चिमी टीले से। साथ ही साथ पुरोहितों के आवास पाए गए हैं। पुरोहित आवास का मतलब ये कह सकते हैं जैसे शिक्षक वगैरह होते थे, जो उनके आवास पाए गए हैं। तो ये सब कहां पर मिला है? पश्चिमी टीले में मिला है, ठीक है। तो ये दो चीजें आप याद रखिएगा कि एक तरफ तो सभा भवन पाया गया है, दूसरी तरफ जो पुरोहित आवास हैं, पुरोहित आवास पाए गए हैं। पुरोहित का मतलब कह सकते हैं शिक्षक वगैरह। साथ ही साथ यहाँ से अब शिक्षक है तो महाविद्यालय भी होगा। माना ये जाता है कि यहाँ से एक महाविद्यालय का साक्ष्य भी मिला है। यानी ये एक बड़ी बात है कि आज से 4,500 साल पहले लोगों के पास क्या था कि उनके पास महाविद्यालय भी था, उनके पास शिक्षा की भी व्यवस्था थी और पुरोहित आवास भी था। साथ ही साथ मीटिंग करने के लिए एक सभा भवन भी उपलब्ध होता था लोगों के पास, ठीक है। इसके अलावा जितने भी मकान मिले हैं, यहाँ पर जो मकान मिले हैं सारे के सारे आवास जो थे, यानी मकान जो पाए गए हैं वो 3 से 4 कमरों में थे। यानी हर मकान में इतना कमरा तो मिल ही जाएगा, यानी ये कह सकते हैं कि हर मकान 3 से 4 कमरों में बना हुआ था। साथ ही साथ जो कमरे की छत है
वो लकड़ी की बनी होती थी। किस चीज की थी? तो वो लकड़ी की बनी होती थी। ये भी एक बड़ी बात है कि मतलब 3-3 4-4 कमरे के मकान पाए गए हैं और अधिकांश मकान जो मिले हैं वो सब 2 से 3 मंजिले के मकान यहाँ इस सभ्यता में मिले हैं। ये भी आपको याद रखना है कि जो मकान प्राप्त हुए हैं वो 2 से 3 मंजिले के मिले हैं और मकानों पर चढ़ने के लिए बाकायदा सीढ़ियां भी होती थी। क्या पाया गया है? तो साथ ही साथ सीढ़ी भी यहाँ से मिल रही है। इस चीज को याद रखिएगा सिंधु सभ्यता में, खासतौर पे मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है। इसके अलावा देखिए जितने भी मकान के जो दरवाजे हैं वो सारे के सारे दरवाजे जो है गलियों की तरफ खुल रहे हैं। यानी ये कह सकते हैं कि गली में गली पाई गई है और गलियों में क्या मिलता है कि दरवाजे जो है वो गलियों की तरफ खुल रहे हैं। खाली लोथल में एक नगर, लोथल एक ऐसा नगर है, इकलौता नगर है जहां पर एक मकान का एक दरवाजा ऐसा है जो मतलब फ्रंट की तरफ खुल रहा है, मुख्य सड़क की तरफ खुल रहा है। बाकी पूरी की पूरी सभ्यता में जितने भी दरवाजे वगैरह पाए गए हैं ये सारे के सारे दरवाजे जो है वो कैसे हैं? सब पीछे की तरफ खुल रहे हैं, गली की तरफ खुल रहे हैं। यहां से अन्नागार भी पाया गया है। क्या पाया गया है? अन्नागार। अब अन्नागार का मतलब मैंने पुरानी वीडियो में बताया है कि हड़प्पा से भी अन्नागार पाया गया है और यहां से भी अन्नागार मिला है। साथ ही साथ एक विशाल स्नानागार मिला है। जो स्नानागार है ये कह सकते हैं कि विश्व का, वो तत्कालीन विश्व का इसे आश्चर्य कहा गया है। तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि एक स्नानागार मिला है, स्नानागार। और स्नानागार के बारे में ये बात ध्यान रखिएगा कि इसको जो है सर जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्य कहा है। इसकी जो लंबाई थी वो 12 मीटर थी, यानी 12 मीटर की लंबाई है। चौड़ाई की अगर बात करें तो 7 मीटर की चौड़ाई है और साथ ही साथ दोस्तों 2.5 मीटर की गहराई है। यानी 2.1/2 मीटर की क्या है इसमें गहरान पाई गई है। इसके बारे में सर जॉन मार्शल जो कि एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं, मार्शल ने कहा कि ये तो तत्कालीन विश्व का आश्चर्य है। आप सोच सकते हैं कि 4,500 साल पहले लोगों को स्विमिंग पूल यानी स्नानागार की जानकारी थी। उसमें उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी और वो सीढ़ियां जो है वो कह सकते हैं कि पानी तक ले जाया करती थी। लोग बैठकर स्नान करते थे पानी के किनारे किनारे, मतलब स्नानागार के किनारे किनारे जो कह सकते हैं नालियां निकली हुई थी और वो नालियां आगे जाकर बड़े नालों में मिल रही थी और वो नाले आगे जाकर नदियों में मिलते थे। सीवर सिस्टम पाया गया है। ये ग्रेडिंग पद्धति पाई गई है। ग्रिडलाइन या ग्रेडिंग पद्धति का मतलब ये होता है कि इस तरह से वहां पर जो मकान थे ये आमने सामने, अब यहाँ पर ये मकान ये मकान ये मकान सबको आप जब देखेंगे तो ये एक दूसरे के कैसे मिल रहे हैं? आमने सामने मिल रहे हैं। सोचिए ग्रिड लाइन पद्धति या ग्रेडिंग सिस्टम आज से 4,500 साल पहले लोगों को पता था। विशाल स्नानागार की जानकारी तत्कालीन लोगों को थी। सोचिए कि इतना बड़ा स्नानागार है कि जिसकी लंबाई कितनी है? तो 12 मीटर की लंबाई है। चौड़ाई कितनी है? तो 7 मीटर की चौड़ाई है। साथ ही साथ गहरान कितनी है? तो 2.5 मीटर की गहरान है। और सर जॉन मार्शल ने क्या कहा कि ये तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्य है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां से कांसे की एक 10 इंच की मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है। और ये मूर्ति किसकी है? नृत्यांगना की है। नाचने वाला, जैसे जिसको कहते हैं नाचना या डांस करने वाला, तो नृत्यांगना की, देवदासी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है जो कि 10 इंच की है। ठीक है। ये इसका मतलब कि उस समय के लोगों को कहीं ना कहीं कला और साहित्य की भी अच्छी जानकारी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसको समझने में, वो ये आती है कि उस समय जो कुछ भी लोगों ने लिखा है उनका जो लिखावट है वो सब भाव चित्रात्मक थी। तरह तरह के चिन्ह और चित्र पाए गए हैं जिनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। अगर वो लिपि अगर पढ़ ली गई होती तो आज हम सिंधु सभ्यता को काफी हद तक अच्छे से समझ सकते थे। तो इन सारी चीजों को आप लोग याद रखिएगा कि 10 इंच की कांसे की नृत्यांगना की एक मूर्ति पाई गई है। और ये भी ध्यान रखना है साथियों कि यहाँ से एक सूती कपड़ा पाया गया है। क्या पाया गया है? तो एक सूती कपड़ा पाया गया है और उस कपड़े में चाकू रखा हुआ है। तो ये याद रखना है
की सूती कपड़ा है और उस कपड़े में क्या रखा हुआ है, चाकू रखा हुआ पाया गया है। मतलब ये पता चलता है कि समय के लोग जो है सूती कपड़े वगैरह से भी परिचित थे। और एक सड़क पाई गई है जिसे राजपथ कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो राजपथ। ये जो राजपथ है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये 10 मीटर ही लंबी है और 10 मीटर ही चौड़ी है। यानी 10 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी एक सड़क पाई गई है जिसको हम कह सकते हैं राजपथ। सड़कों को पक्का करने का साक्ष्य, यानी उसे पक्का बनाने का, जैसे आजकल डामर वगैरह का प्रयोग किया जाता है, तो सड़क को पक्का करने का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता में पाया गया है। इसके अलावा साथियों ये भी याद रखिएगा कि जो सिंधु सभ्यता है, यहाँ से एक जहाज के निशान वाली मुहर पाई गई है। कैसी मुहर है, उसमें जहाज बना हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जहाज के निशान वाली मुहर जो है वो कहाँ से मिली है, तो वो हमें प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मकान कैसे थे, 2 से 3 मंजिले के। ठीक है, सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते थे। यहाँ से क्या क्या मिला है, यहाँ से हम कह सकते हैं एक सभागार मिला है, एक महाविद्यालय मिला है, और साथ ही साथ ये याद रखिएगा कि 1200, 1-2 की बात नहीं कर रहा है, क्या कह रहा है, 1200 वर्गाकार, वर्ग के आकार की 1200 वर्गाकार मुहरें पाई गई हैं। और जितनी भी मुहरें आपको यहाँ पर दिखेंगी सारी की सारी सेल खड़ी की बनी है। तो कभी भी पूछता है कि 1200 वर्गाकार जो मुहरें हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो मोहनजोदड़ो से। साथियों आज की जो वीडियो है यहीं पर इसे समाप्त कर रहे हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो आप लोगों के लिए जो है अगले स्थल पर आएगी। 3 केंद्रीय नगर थे और 7 नगरों को, 7 स्थलों को नगर की संज्ञा दी गई है। अब इनमें 3 केंद्रीय नगर में मैंने पुरानी वीडियो में हड़प्पा आपको बताया है, दूसरा मोहनजोदड़ो आपके सामने आज रखा है, तीसरा इसके बाद धौलावीरा जो कि तीसरा केंद्रीय नगर है उसको पढ़ेंगे, और उसके बाद जो अन्य स्थल हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर आप किसी भी परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन की क्लास लेना चाहते हैं, इंडिविजुअल क्लास लेना चाहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, करंट अफेयर्स, पॉपुलेशन, यूपी स्पेशल, जनरल साइंस, किसी भी टॉपिक की, तो आप हमारा जो कांटेक्ट नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। पुरानी वीडियो में भी नंबर दिया गया है और यहाँ पर भी मैं लिख दे रहा हूँ। देखिए हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो है 72 75 12 90 52। तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और ऑनलाइन बैच हमसे ले सकते हैं सामान्य अध्ययन का किसी भी परीक्षा के लिए। निश्चित सफलता के लिए लगातार बने रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।